नमस्कार दोस्तों, पंकज पाठक इंग्लिश चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन पर चर्चा कर रहे हैं। उसी कड़ी में हमारा ये 10वां लेक्चर आपके साथ शेयर किया जा रहा है। कोशिश आपको ये करनी है कि अपने अध्ययन को भी आगे बढ़ाएं और इस चैनल के कंटेंट को भी शेयर करने का प्रयास करें। जैसा कि आपको पता है और मध्य प्रदेश से चूंकि संबंधित है, आज भगवान विष्णु के 6वें अवतार परशुराम का या परशुराम जयंती है। और आप सब जानते हैं परशुराम का जो स्थल है वो इंदौर के अंतर्गत जानापाव को माना जाता है। इस बात को आपको याद रखना है। और भगवान विष्णु के इन्हें 6वें अवतार के रूप में सनातन परंपरा में स्थापित किया गया है। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक। और इनका संबंध कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश से है। शौर्य, बल, शस्त्र, शास्त्र के पारंगत पुरुष अगर कोई थे, उन्हें तो अब भगवान का दर्जा है, तो उनका नाम है परशुराम। और परशुराम से प्रश्न बनना लाजमी है, एग्जाम्स में प्रश्न बन सकते हैं, क्योंकि जहां वैदिक परंपरा के अनुसार ये विष्णु के 6वें अवतार हैं, तो वहीं राजनैतिक रूप से भी इनका एक महत्वपूर्ण स्थान भारत के इतिहास में होता है। और इनका संबंध चूंकि मध्य प्रदेश से है, इसलिए हमें बताना इसके बारे में पढ़ा, तो आप लोग जान लेना है इस चीज को और परशुराम के बारे में पढ़ लेना है, ठीक। तो टॉपिक आपके सामने है, 10वां लेक्चर है और टॉपिक का नाम है राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव पार्ट सेकंड। मतलब पहले पार्ट में हमने टोटली नेशनल पार्क के बारे में अध्ययन किया है। इसमें भी नेशनल पार्क कुछ मिलेंगे आपको, उसका भी अध्ययन आपको करना है, ठीक। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, आप लोग सॉल्व कीजिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने है और पहला प्रश्न क्या है? फासिल। फासिल का मतलब क्या होता है? फॉसिल लिखा है, चिंता नहीं करना है, जीवाश्म होता है। जीवाश्म। फासिल का मतलब क्या होता है? जीवाश्म होता है। तो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? या फासिल्स राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? यह प्रश्न है, आप लोग इसका आंसर दें। देखिएगा, शिवपुरी से संबंधित है माधवपुर या माधवगढ़, माधवगढ़ या माधव नेशनल पार्क, जो सिंधियाओं की आखेट स्थली है। यहां पर जाधव सागर है, माधव सागर है और सांख सागर नाम की झीलें हैं। और सिंधिया यहां पर क्या करते थे? शिकार करने के लिए जाते थे, उनका एक शिकार स्थल था। और इसका संबंध जॉर्ज पंचम भवन से है। जॉर्ज पंचम भवन, जिसे बांकुड़ा की कोठी कहते हैं, जॉर्ज कैसल भवन कहते हैं, क्योंकि अंग्रेजों ने बाद में उस कोठी का उपयोग जेल के रूप में किया था, इसलिए उसको केसल कहते हैं। और अंग्रेजी में आप जानते होंगे कहीं ना कहीं केसल का संबंध इसी से निकलता है, ठीक। तो शिवपुरी नहीं है, क्योंकि ये जीवाश्म उद्यान नहीं है, ये सिंधियाओं का आखेट स्थल था। आप लोगों को पता है भोपाल में, ये शिवपुरी में है, भोपाल में आप सब लोग जानते हैं वन विहार, वन विहार, वन विहार नेशनल पार्क है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। आप जानते हैं वन विहार मध्य प्रदेश में स्थित है। और जो वन विहार है, वन विहार में कई बाघ हैं और इसके साथ साथ यहाँ का प्रसिद्ध चिड़ियाघर फेमस है। इस बात को आपको याद रखना है। और इसका संबंध भी जीवाश्मों से नहीं है, इस बात को याद रखना, फासिल्स से नहीं है। और अगला है छतरपुर पन्ना। छतरपुर पन्ना में आप सबको पता है पन्ना, पन्ना नेशनल पार्क स्थित है। कौन सा पार्क? पन्ना नेशनल पार्क छतरपुर में स्थित है। और पन्ना नेशनल पार्क में गिद्धों का संरक्षण होता है, वल्चर का संरक्षण किया जाता है। वहां पर ऑपरेशन अस्तित्व चलता है, गिद्धों का संरक्षण होता है पन्ना नेशनल पार्क में। और साथ ही पन्ना नेशनल पार्क में आपको अगर चीजों को देखना है तो जंगली भैंसों की संख्या सर्वाधिक पन्ना में है। और यहां पर एक हथनी है, जो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया होगा, वत्सला नाम की हथनी, जो विश्व की सर्वाधिक उम्र दराज हथनी है। और उसके पेट पर टंगा हुआ है एक बोर्ड जिसमें लिखा है, मैं विश्व की, मैं दुनिया की सबसे उम्र दराज हथनी। उसका नाम है वत्सला।
निर्वाचन आयोग ने पन्ना विधानसभा में उसको आइकन बनाया था, इस बात को भी आपको याद रखना, इसलिए वो चर्चा में रहती है। बत्सला हथनी, उसे मोतियाबिंद है यानी दिखता नहीं है, इसलिए वहां पर जो फॉरेस्ट गार्ड होते हैं उसको चलाने की प्रैक्टिस करवाते हैं, इस बात को याद रखना। तो अगला क्या बचा, मंडला और डिंडोरी। तो इसका आंसर क्या होगा, फासिल्स राष्ट्रीय उद्यान का संबंध मंडला डिंडोरी जिले से है। अब कौन सा फासिल्स है, वह नेशनल पार्क का नाम क्या है? आप लोग जवाब दे रहे होंगे दोस्तों, ऐसा हमारा मानना है। नहीं भी दे रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि टॉपिक को पढ़ें, क्योंकि पूरा टॉपिक लेक्चर के माध्यम से कवर हो रहा है और प्रश्न भी सॉल्व कर रहे हैं जो आए हुए प्रश्न हैं। तो मध्य प्रदेश में पहला राष्ट्रीय उद्यान है जो फासिल्स राष्ट्रीय उद्यान है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है जीवाश्म 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 राष्ट्रीय उद्यान। यह प्रदेश का पहला फासिल या जीवाश्म फासिल नेशनल पार्क है, फासिल्स राष्ट्रीय उद्यान है, जीवाश्मों के लिए जाना जाता है। और ये डिंडोरी में मुख्यतः आता है, लेकिन जब इस नेशनल पार्क की स्थापना हुई तब डिंडोरी अस्तित्व में नहीं आया था, क्योंकि डिंडोरी की स्थापना 1998 में की गई और ये 1983 को स्थापित हो गया फासिल्स नेशनल पार्क। इसलिए इसे मंडला से संबंधित रखते हैं, क्योंकि मंडला से अलग होकर ही डिंडोरी बना था, इस बात को याद रखना है। तो दोनों ऑप्शन इसमें लिखे रहते हैं। देखें, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1983 में हुई थी। 1983 में हुई थी। कब हुई थी? 1983 में। और ये प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। सबसे बड़ा कौन है? आपको पता होगा, कान्हा किसली नेशनल पार्क है। और सबसे छोटा नेशनल पार्क जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका क्षेत्रफल 0.27 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। तो इसका कितना है? 0.27 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है, जो प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। तो क्या जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान में भारत में जीवाश्म को पहचानने, जीवाश्म के खोज करने में एक व्यक्ति का नाम आता है जिनको कहते हैं अशोक साहनी। अशोक साहनी को भारत में जीवाश्म अध्ययन का पिता बोलते हैं, इस बात को याद रखना है। तो अशोक साहनी को जीवाश्म अध्ययन का पिता कहते हैं या पितामह कहते हैं। अशोक साहनी का संबंध जीवाश्म के अध्ययन से है। आप लोग दोस्तों समझ पाए होंगे, प्रदेश का पहला नेशनल पार्क जो जीवाश्म है और सबसे छोटा नेशनल पार्क है जो मंडला डिंडोरी में आता है। तो क्या प्रदेश में एक ही जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है? नहीं, एक और है। उसका नाम डायनासोर नेशनल पार्क। यह प्रदेश का दूसरा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। यह स्थापित हुआ था 2010 में। इसका क्षेत्रफल 89.74 हेक्टेयर है और इसे 2011 में जीवाश्म नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया। किस रूप में स्थापित किया गया? जीवाश्म नेशनल पार्क के रूप में डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान को स्थापित किया। और डायनासोर के दांत धारदार होते हैं, तो यह धार में होगा। तो डायनासोर नेशनल पार्क कहां है दोस्तों? धार डिस्ट्रिक्ट में है या धार जिले में है। आप लोगों ने इसका आंसर दिया होगा।
फासिल राष्ट्रीय उद्यान या जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में है? डिंडोरी में है। चूंकि डिंडोरी इस नेशनल पार्क की स्थापना के समय अस्तित्व में नहीं था, मंडला था, इसलिए दोनों लिखे रहते हैं, मंडला और डिंडोरी, लेकिन मुख्यतः है कहां? डिंडोरी। और दूसरा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान डायनासोर है जो धार में है। आपने इसका आंसर दिया होगा। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। देखें, अगले प्रश्न का जवाब दें। देखें, मध्य प्रदेश में जीवाश्म अवशेषों के लिए प्रसिद्ध है। वही रिपीट प्रश्न है, लेकिन क्षेत्र पूछ लिया है इसमें, और चूंकि ये प्रश्न आया है तो जानना जरूरी है। स्टेट इंजीनियरिंग परीक्षा 2014 में। देखिए, इसमें ये ऑप्शन थोड़ी गड़बड़ लिखा है, यहां घोघवा है, घोघवा, ये धोबा नहीं है, घोघवा क्षेत्र वन क्षेत्र होता है, याद रखना। सोहागी पहाड़, भीमबेटका, मेहर कहां पर है? तो याद रखना, मध्य प्रदेश में जीवाश्म अवशेषों के लिए प्रसिद्ध कौन है? तो घोघवा वन क्षेत्र, घोघवा वन क्षेत्र प्रसिद्ध है। अब बताओ ये कहां होगा? जहां पर जीवाश्म नेशनल पार्क होगा। और जीवाश्म नेशनल पार्क कहां है? डिंडोरी मंडला में। डिंडोरी में, डिंडोरी में जीवाश्म 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 नेशनल पार्क स्थित है। और वहीं का एक वन क्षेत्र है जिसका नाम है घोघवा, जो जीवाश्म के अवशेषों के लिए जाना जाता है। ठीक, तो मध्य प्रदेश में जीवाश्मीय या जीवाश्म अवशेषों के लिए प्रसिद्ध है, ये दोहा की जगह घोघवा लिखना है। और घोघवा का संबंध डिंडोरी के जीवाश्म नेशनल पार्क से है, जो मंडला और डिंडोरी के अंतर्गत आता है। इस बात को आपको याद रखना है। तो आप लोग समझ पाए होंगे दोस्तों, इसका आंसर दिया होगा आपने। ठीक, अब हम आगे। अच्छा, भीमबेटका अपनी भित्ति चित्र के लिए जाना जाता है। भित्ति चित्र कला के लिए जाना जाता है। और भीमबेटका की खोज विष्णु श्रीधर बाकड़कर ने की थी। ये पुरातत्व शास्त्री हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैं। और विष्णु श्रीधर बाकड़कर का संबंध नीमच डिस्ट्रिक्ट से है या नीमच जिले से है। ठीक, और भीमबेटका का संबंध रायसेन ओबेदुल्लागंज तहसील से माना जाता है। ठीक, तो आप लोग समझ पाए होंगे दोस्तों, मध्य प्रदेश में जीवाश्मीय अवशेषों के लिए प्रसिद्ध घुघवा स्थल डिंडोरी में पाया जाता है। आपको पता है मैहर माता का मंदिर है, और ये विंध्य पर्वत के या विंध्यन पर्वत के कहां पाया जाता है? कैमूर श्रेणी में पाया जाता है। और कैमूर श्रेणी के कौन से पर्वत पर? त्रिकुटा पर्वत पर मां शारदा का मंदिर बना हुआ है। इस बात को याद रखना। तो मध्य प्रदेश में जीवाश्मीय अवशेषों के लिए प्रसिद्ध स्थल का नाम घुघवा है, जिसका संबंध डिंडोरी के जीवाश्म नेशनल पार्क से है। दोस्तों, आप लोग इस चीज को समझ पाए होंगे। ठीक, तो ये था आपका दूसरा प्रश्न। अब हम आगे प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा, सॉल्व कीजिएगा आप लोग। सभी पेपर में आए हुए हैं, पिछले वर्षों के जो पेपर हुए हैं उनसे संबंधित हैं। मध्य प्रदेश में डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान किस नदी के किनारे स्थित है? अभी डायनासोर दूसरा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, ये हम बता चुके हैं आपको। डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान किस नदी के किनारे स्थित है? आप लोग जब तक आंसर दें, हम डिटेल बताने का प्रयास करते हैं आपको। डायनासोर के दांत धारदार होते, तो ये कहां पर है? धार जिले में है। कहां पर है? धार जिले में स्थित है। कहां पर स्थित है? धार जिले में स्थित है डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, और इसकी स्थापना 2010 में हुई तथा 2011 में इसे जीवाश्म नेशनल पार्क बनाया गया। जीवाश्म
नेशनल पार्क के रूप में डायनासोर के अवशेष यहां मिलते हैं सबसे ज्यादा। कई करोड़ों वर्ष पुराने डायनासोर के अवशेष यहां पर देखने को मिलते हैं। डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान जो धार से संबंधित है और इसका क्षेत्रफल 89.74 हेक्टेयर है। इसका क्षेत्रफल 89.74 हेक्टेयर है। इस बात को भी आपको याद रखना है। और धार जिले से संबंधित है डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान। अब इनका किस नदी से संबंधित है? तो यहां पर देखो धार में बाघ की गुफाएं हैं, तो बाघ नदी कहीं है, मिल रही है। अच्छा, अब इसमें बेतवा डाल दिया है। बेतवा का संबंध धार से नहीं है, इस बात को याद रखना है। तो बेतवा क्रॉस हो गया भाई साहब, क्योंकि बेतवा लिखा है। सोन का संबंध ऐसा नहीं है, जोबट कैंसल हो गया। हथनी नर्मदा की सहायक है, तो इसका भी नहीं है। कौन होगा? इसका आंसर है जोबट और बाघ नदी। यानी कि मध्य प्रदेश में डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान किस नदी के किनारे स्थित है? जोबट और बाघ नदी के तट पर। और आप सबको पता है धार जिले में ही बाघ की गुफाएं अवस्थित है। बाघ की गुफाएं अवस्थित हैं। कहां पर अवस्थित हैं? धार डिस्ट्रिक्ट में। ठीक, तो मध्य प्रदेश में डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान किस नदी के तट पर है? जोबट व वाघ नदी के तट पर है, जो धार में स्थित है। 2010 में स्थापित है। 2011 में जीवाश्म बनाया गया, जो प्रदेश का दूसरा जीवाश्म नेशनल पार्क है। इसका क्षेत्रफल 89.74 हेक्टेयर है और बाघ की गुफाओं का संबंध धार जिले से है। आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों, मध्य प्रदेश में डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान किस नदी के किनारे स्थित है? जोबट व वाघ नदी के तट पर स्थित है। ठीक, तो ये था आपका अगला प्रश्न, आपने आंसर दिया होगा। चले अब हम आगे बढ़ते हैं। देख बड़ा शानदार प्रश्न है और इसे डायरेक्टली सॉल्व करना है। भारत व मध्य प्रदेश की प्रथम व्हाइट टाइगर सफारी किस जिले में स्थापित की गई? आप बताओ हमें। सबसे पहले बताएं, सफेद आंसर दें जब तक। सफेद शेरों की भूमि कहते हैं, किसको कहते हैं? रीवा डिस्ट्रिक्ट को, रीवा को कहते हैं। सफेद शेरों की भूमि रीवा को कहा जाता है। अब देखें, सफेद बाघों का नेशनल पार्क कहते हैं उमरिया के बांधवगढ़ नेशनल पार्क को। सफेद बाघ यहां है। ठीक, अब प्रश्न में उमरिया तो लिखा है भाई साहब, कहीं ये ना लगा देना ज्यादा दिमाग लगा के। तो उमरिया नहीं है, यहां बांधव नेशनल पार्क है जो सफेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है। मोहन नाम का बाघ आपको बताया था, बांधवगढ़ में ही 1951 में मोहन बाघ पकड़ा गया था, मार्तंड राजा ने पकड़ा था। 1969 में उसका देहांत हो गया था और 1975 में भारत सरकार ने उसके ऊपर डाक टिकट जारी किया था। ठीक दोस्तों, आप लोग समझे होंगे। अच्छा, शहडोल नहीं है। शहडोल यूरेनियम के लिए जाना जाता है, यूरेनियम के लिए जाना जाता है और कोयला के लिए भी जाना जाता है शहडोल। ठीक, पन्ना नेशनल पार्क है और ये बत्सला हथनी पन्ना नेशनल पार्क में है। जंगली भैंसा पन्ना नेशनल पार्क में है। आंवला जिला पन्ना है और गिद्ध संरक्षण के लिए ऑपरेशन अस्तित्व चल रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? भारत व मध्य प्रदेश की प्रथम व्हाइट टाइगर सफारी किस जिले में स्थापित की गई? इसका आंसर है सतना। तो राइट आंसर क्या है इसका? सतना में मध्य प्रदेश की प्रथम व्हाइट टाइगर सफारी को स्थापित किया गया।
जो अन्य तथ्य बन सकते हैं वो हमने आपके सामने लिख दिए हैं दोस्तों। ठीक, आज से पूछे यूरेनियम के भंडार मध्य प्रदेश में कहां है? शहडोल में है। आंवला जिला कौन है? पन्ना है। बत्सला हथनी कहां है? पन्ना नेशनल पार्क में है। आपसे पूछे बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो 32 पहाड़ियों से घिरा है वो कहां है? उमरिया में है। जहां पर सफेद बाघों की संख्या सर्वाधिक है और बाघों का घनत्व सर्वाधिक कहां का है? बांधवगढ़ का है। ठीक, और इसी बाघों के घनत्व के कारण इसे मध्य प्रदेश का रणथंबोर भी बोल देते हैं। ठीक, तो भारत व मध्य प्रदेश की प्रथम व्हाइट टाइगर सफारी किस जिले में स्थापित की गई? सतना डिस्ट्रिक्ट में स्थापित की गई। सतना औद्योगिक क्षेत्र है। औद्योगिक 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 क्षेत्र है। सतना क्या है? औद्योगिक क्षेत्र है, इंडस्ट्रियल इलाका है सतना। ठीक, इस बात को याद रखना है। तो दोस्तों आप समझ पाए होंगे भारत व मध्य प्रदेश की प्रथम व्हाइट टाइगर सफारी किस जिले में स्थापित की गई? सतना में। ठीक, आपने इसका आंसर दिया होगा। जो अन्य तथ्य बन सकते हैं वो हमने आपको बताने का प्रयास किया है। चले आप लोग इसे देखते रहें। चले आगे बढ़ते हैं। देखें, जवाब दें। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया। मध्य प्रदेश में प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व है जैव आरक्षित क्षेत्र। आंसर दें आप लोग। दीजिए। मध्य प्रदेश में प्रथम बायोस्फीयर, इसका मतलब होता है जैव आरक्षित क्षेत्र है। कौन है? पहला देखें, पचमणी को जैव आरक्षित क्षेत्र बनाया गया था 1999 में, 1999 में। पन्ना को बनाया गया था 2011 में, पन्ना नेशनल पार्क को। अचान कमार को बनाया था 2005 में। तो बताओ सबसे पहला कौन होगा? आंसर दें। सबसे पहला होगा नर्मदापुरम जिले में स्थित क्वीन ऑफ सतपुड़ा, जिसे सतपुड़ा की रानी कहते हैं, उसका नाम है पचमणी। पचमणी को ही प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। और 2009 में, ये तो भारत सरकार ने 1999 में बायोस्फीयर रिजर्व किया। 2009 में यूनेस्को ने 2009 में यूनेस्को ने इसे बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया यूनेस्को ने। और भारत सरकार ने घोषित कब किया? 1999 में। पन्ना नेशनल पार्क को 2011 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया। 2005 में अचान कमार जो अमरकंटक के अंतर्गत पड़ता है, कहां पड़ता है? अमरकंटक के अंतर्गत पड़ता है। अब बायोस्फीयर रिजर्व के नाम देख लो एमपी में। देखें, एमपी में जैव आरक्षित क्षेत्र, एमपी में जैव आरक्षित क्षेत्र कौन कौन से हैं? देखें, पहला पंचमढ़ी, दूसरा अचान कमार, तीसरा पन्ना नेशनल पार्क पन्ना, चौथा नारो हिल्स, पांचवा पाताल कोट। अब बताओ पचमणी कहां है? नर्मदापुरम में। कब हुआ बायोस्फीयर रिजर्व घोषित? 1999 में। पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, पहला जैव आरक्षित क्षेत्र है। अचान कमार कहां है? अनूपपुर अमरकंटक में। यह कब हुआ? 2005 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया।
पन्ना छतरपुर की सीमा में है पन्ना नेशनल पार्क। इसे 2011 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया। नारो हिल्स सतना में है, ये भी बायोस्फीयर रिजर्व होगा। वैसे 2019 में अभी नोटिफाई किया है। पातालकोट आप सबको पता है कमलनाथ की नगरी छिंदवाड़ा में है, भारिया जनजाति छिंदवाड़ा में है। और इसी से भारिया जनजाति का संबंध है, भारिया जनजाति का संबंध है पातालकोट से। पातालकोट कहां पड़ता है? छिंदवाड़ा में पड़ता है। और 2019 में इसे भी नोटिफाई किया है। अभी लिस्टेड हुआ कि नहीं, लेकिन 5 बायोस्फीयर रिजर्व याद रखना है आपको, है मुख्यतः 3। पहला पचमणी, दूसरा अचान कमार, तीसरा पन्ना, चौथा नारो हिल्स और 5वां पातालकोट। आप लोग दोस्तों समझ पाए होंगे इसका आंसर। तो इसका आंसर ये था, मध्य प्रदेश में प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व पचमणी है। इसके अलावा जो बायोस्फीयर रिजर्व होंगे अथवा हैं उनके बारे में भी हमने चर्चा कर ली। जैव आरक्षित क्षेत्र होते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं। ठीक, आपने इसका आंसर दिया होगा दोस्तों। अब हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। देखो हम तो प्रयास ही करेंगे भैया। ठीक, देखिए अब देखो प्रश्न पढ़ें। घाटी गांव वन्य जीव अभयारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में या किस जिले के पास स्थित है? घाटी गांव पता है हमें। घाटी गांव वन्य जीव अभयारण्य, आंसर दें। अलीराजपुर में कट्ठीवाड़ा अभयारण्य है, अभयारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। झाबुआ का नहीं याद करना है, वन विहार नेशनल पार्क है यहां पर, पता है। इसी कट्ठीवाड़ा में नूरजहां आम होता है, नूरजहां आम होता है जो 4 से 5 केजी का होता है। ठीक, तो इसका आंसर क्या है? ग्वालियर। ग्वालियर में घाटी गांव वन्य जीव अभयारण्य है। देखो अब पढ़ो घाटी गांव के बारे में। देख घाटी गांव अभयारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1981 में स्थापित है। इसका क्षेत्रफल 511 वर्ग किलोमीटर है। 510.67 करके है, तो दशमलव के बाद 6 से ज्यादा है तो 511 हो गया। 511 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। और यहां पर सोन चिड़िया का संरक्षण या प्रोटेक्शन संरक्षण होता है। क्या सोन चिड़िया का संरक्षण केवल घाटी गांव अभयारण्य में होता है मध्य प्रदेश में, कि कहीं और होता है? बिल्कुल कहीं और होता है। एक है करेरा अभयारण्य। करेरा अभयारण्य का संबंध या इसकी स्थापना 1981 में हुई। यह इसका क्षेत्रफल 202 वर्ग किलोमीटर है। और यहां पर ये कहां पर स्थित है? शिवपुरी में है। और यहां पर भी सोन चिड़िया का संरक्षण होता है। तो कितने अभयारण्य में मध्य प्रदेश में सोन चिड़िया का संरक्षण होता है? घाटी गांव ग्वालियर और करेरा अभयारण्य शिवपुरी में सोन चिड़िया का संरक्षण किया जाता है। क्या अन्य पशु पक्षियों का भी संरक्षण मध्य प्रदेश में होता है? अभयारण्य का उद्देश्य यही होता है, किसी विशेष प्रजाति को संरक्षित करना, इसके अलावा अन्य प्रजातियों को भी संरक्षित करना। IUCN की कैटेगरी 4 के अंतर्गत काम करता है अभयारण्य पूरे विश्व में। IUCN की कैटेगरी 2 के अनुसार नेशनल पार्क काम करते हैं पूरे विश्व में। IUCN एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसका नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेटिव नेचर। ठीक,
तो घाटी गांव और करेरा अभयारण्य में सोन चिड़िया का संरक्षण या प्रोटेक्शन किया जाता है, इस बात को आपको याद रखना है। और घाटी गांव का संबंध ग्वालियर से है। अब देखें अन्य किसका संरक्षण होता है मध्य प्रदेश के अभयारण्य में, उन पर भी देखते हैं। देखें, आपने सुना होगा खरमोर पक्षी का संरक्षण एमपी के 2 अभयारण्य में होता है। कौन कौन से में होता है? पहला सेलाना अभयारण्य, और सेलाना अभयारण्य रतलाम में है। सेलाना अभयारण्य कहाँ है? रतलाम में। 1983 में स्थापित हुआ था। कब स्थापित हुआ था? 1983 में। इसका क्षेत्रफल लगभग 12 या 13 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। 11 दशमलव कुछ है, कहीं कहीं 12 दशमलव, तो लगभग 13 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सेलाना अभयारण्य जो रतलाम में है, जहां खरमोर पक्षी का संरक्षण होता है, जो 1983 में स्थापित है। और दूसरा सरदारपुर अभयारण्य। सरदारपुर अभयारण्य जो है यह भी 1983 में स्थापित हुआ था, 1983 में स्थापित हुआ था। इसका क्षेत्रफल तकरीबन आपको 348 वर्ग किलोमीटर मिलेगा, क्योंकि 348.121 वर्ग किलोमीटर है। तो 348 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सरदारपुर अभयारण्य फैला है, जो खरमोर पक्षी के संरक्षण के लिए जाना जाता है। और सरदारपुर अभयारण्य धार डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक, अच्छा, अन्य पशु पक्षियों का भी संरक्षण क्या मध्य प्रदेश में होता है? बिल्कुल होता है भैया। घड़ियाल का संरक्षण एमपी में कितने अभयारण्य में होता है? तो इसका आंसर है 3 में होता है। कौन कौन से? देखें, पहला 3 अभयारण्य में घड़ियालों का संरक्षण किया जाता है। कौन कौन से? चंबल अभयारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, केन अभयारण्य, तीसरा सोन अभयारण्य, चंबल मंदसौर नीमच के अंतर्गत आता है। 1978-79 में स्थापित हुआ था। यहां घड़ियालों का संरक्षण होता है। और चंबल अभयारण्य का जो आपका चंबल नदी से संबंधित है, इसका क्षेत्रफल 435 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। कैन अभयारण्य की स्थापना 1981 में हुई थी। कैन अभयारण्य का क्षेत्रफल 45 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है और छतरपुर पन्ना में पड़ता है। घड़ियालों का संरक्षण होता है। सोन अभयारण्य शहडोल से संबंधित है। सीधी शहडोल याद रखना है, शहडोल से संबंधित है। और इसकी स्थापना 1981 में हुई। और सोन का जो क्षेत्रफल है वो 84 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। तो दोस्तों, आप लोग समझ पाए होंगे, मध्य प्रदेश में सोन चिड़िया का संरक्षण 2 अभयारण्य घाटी गांव और करेरा में होता है। खरमोर पक्षी का संरक्षण सेलाना और सरदारपुर में होता है। घड़ियाल का संरक्षण चंबल, केन और सोन अभयारण्य में होता है। यह था आपका प्रश्न। घाटी गांव वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले के पास स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। यह हमने आपको आंसर दे दिया है। दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग या नोट्स बनाए। हमारे ख्याल से तो कंजूसी नहीं करना है, जितने अच्छे नोट्स बनाएंगे उतनी ही चीजें कवर होती जाएंगी। देखें, अगला प्रश्न देखें, देखिएगा, सॉल्व कीजिए। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है, बताएं, आंसर दें। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य, नेशनल पार्क नहीं पूछा है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछा है। देख, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य खाली स्थान है। देख, आपको पता है सरदारपुर वन्य जीव अभयारण्य
जो खरमोर पक्षी के लिए जाना जाता है, धार में है और इसका क्षेत्रफल 348 वर्ग किलोमीटर है। 348 वर्ग किलोमीटर है। ठीक। सेलाना वन्यजीव अभयारण्य रतलाम में है और इसका क्षेत्रफल जो है वो 12 वर्ग किलोमीटर है। 11 दशमलव कुछ है, 12 याद रखना है आपको, कहीं कहीं 13 मिलेगा, 12 दशमलव कुछ करके मिलता है। राला मंडल वन्य जीव अभयारण्य, राला मंडल इंदौर में है, प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य है और इसका क्षेत्रफल 2.45 वर्ग किलोमीटर है। तो बताओ, नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य का संबंध सागर से है, इसका क्षेत्रफल 1197 वर्ग किलोमीटर है। बताओ सबसे बड़ा कौन होगा इसमें से? 1197 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। तो नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य, जिसे वर्तमान में नाम दिया है रानी दुर्गावती वन्यजीव अभयारण्य, इसी का नाम हो गया है। दमोह, नरसिंहपुर और सागर से संबंधित है। यह मुख्यतः सागर में पड़ता है। मुख्यतः कहां पड़ता है? देखें, इसकी स्थापना 1975 में हुई और यह कहां पड़ता है? ये सागर में पड़ता है मुख्यतः। दमोह, नरसिंहपुर और सागर को एमपी का स्विट्जरलैंड कहते हैं। स्विट्जरलैंड कहते हैं सागर का, एमपी का हृदय है सागर। लाखा बंजारा झील यहां पर देखने को मिलती है। लाखा बंजारा झील या लेक देखने को मिलती है आपको सागर में। और 1975 में नौरादेही अभयारण्य को स्थापित किया। इसका क्षेत्रफल 1197 वर्ग किलोमीटर है, जो प्रदेश का सबसे बड़ा अभयारण्य है नौरादेही। नौरादेही में जब जाओगे तो आपको राधा बाघिन मिलेगी। बाघिन का नाम है राधा। अभी इसने 2 शावकों यानी बच्चों को जन्म दिया था तो चर्चा में थी। और किशन नाम का बाघ मिलेगा, किशन बाघ यहीं पर आपको देखने को मिलेगा। किशन बाघ और राधा बाघिन का संबंध नौरादेही से है। और नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य जो रानी दुर्गावती वन्यजीव अभयारण्य हो गया है, यह दमोह और नरसिंहपुर की सीमा को भी साझा करता है। तो 1975 में स्थापित हुआ। सागर को एमपी का स्विट्जरलैंड कहते हैं। लाखा बंजारा झील यहां पर है और 1197 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में नौरादेही फैला है। राधा बाघिन और किशन बाघ का संबंध नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य से है, जो प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। दोस्तों समझ गए होंगे। अब देखो, राला मंडल वन्यजीव अभयारण्य जो है, यह प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य है। यह है प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य है। प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य का नाम राला मंडल वन्यजीव अभयारण्य है। इस बात को याद रखना है। इंदौर में है, 2.45 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। यहां पर 2017 में लोमड़ी संरक्षण केंद्र की स्थापना लोमड़ी संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई 2017 में। राला मंडल प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य है और सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य नौरादेही है। ठीक। सरदारपुर और सेलाना में खरमोर पक्षियों का संरक्षण होता है। दोस्तों इसका आंसर आप लोगों ने दिया होगा। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य नौरादेही है, जिसका क्षेत्रफल 1197 वर्ग किलोमीटर है। ठीक। यह था आपका मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य। ठीक। अगले प्रश्न की तरफ कूच करते हैं या बढ़ते हैं। देख, हाँ ये पूछ लिया है, वैसे हमने इसका डिटेल दे दिया है आपको। देख, शिवपुरी जिले में स्थित कौन सा अभयारण्य सोन चिड़िया के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? देखो, राता पानी का मतलब रायसेन वाला है। विष्णु श्रीधर बाकड़कर इसका नाम हो गया है। भीमबेटका का संबंध है। पचमणी अभयारण्य का संबंध नर्मदापुरम से है।
नर्मदापुरम से है। ठीक। अब पेंच है तो पेंच अभ्यारण्य आप सबको पता है सिवनी में है मुख्यतः। सिवनी को मध्य प्रदेश का लखनऊ कहते हैं। मध्य प्रदेश का लखनऊ किसके कारण? रेशम रेशम उत्पादन के रेशम उत्पादन के कारण इरी नाम का रेशम होता है। कौन सा? इरी। रेशम के उत्पादन के कारण मध्य प्रदेश का लखनऊ सिवनी को कहते हैं। ठीक। तो इसका आंसर है करेरा अभ्यारण्य। और करेरा अभ्यारण्य की स्थापना 1981 में हुई थी। घाटी गांव में भी सोन चिड़िया का संरक्षण होता है और करेरा अभ्यारण्य का क्षेत्रफल लगभग 511 नहीं, जो आपका करेरा कहां पर है? शिवपुरी में है। करेरा कहां है? शिवपुरी में स्थित है। कहां पर स्थित है? शिव। इसका क्षेत्रफल हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं। करेरा अभ्यारण्य 1981 में फैला है। कहां पर है? शिवपुरी में है। शिवपुरी में स्थित है और यहां सोन चिड़िया का संरक्षण होता है। किसका संरक्षण होता है? सोन चिड़िया का संरक्षण यहीं पर किया जाता है और घाटी गांव में भी किया जाता है। 2 जगह होता है। तो शिवपुरी जिले में स्थित कौन सा अभ्यारण्य सोन चिड़िया के लिए प्रसिद्ध है? उसका आंसर है करेरा अभ्यारण्य। ठीक। आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। ठीक। देखें अगला प्रश्न। ये भी प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है, पढ़ चुके हैं। किस जिले में अचान कमार अभ्यारण्य स्थित है? अचान कमार जैव आरक्षित क्षेत्र भी है। पूरे जैव आरक्षित क्षेत्र पिछले प्रश्न में पढ़ चुके हैं। जैव आरक्षित क्षेत्र है, बायोस्फीयर रिजर्व है। कब हुआ था? 2005 में। प्रदेश का दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व है। मुरैना में नहीं है। गचक, शहद, दूध मुरैना में देखने को मिलेगा। रतलाम में अंगूर देखने को, सेब देखने को मिलेगा, यहां पर नहीं है। रीवा में सफेद शेर देखने को मिलेंगे, रीवा के राजा मिलेंगे। और इसका आंसर अनूपपुर का अमरकंटक है। अनूपपुर के अमरकंटक में अचान कमार स्थित है। ठीक। जो बायोस्फीयर रिजर्व है और एक अभ्यारण्य भी है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसमें ज्यादा चर्चा नहीं है क्योंकि कर चुके हैं पहले। हाँ, ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा पूछ लिया है। रिपीटेड प्रश्न तो नहीं कहेंगे, लेकिन हमने पिछले प्रश्न में इसकी व्याख्या दे दी है आपको। बताएं, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। स्टेट इंजीनियरिंग परीक्षा 2014 में आया। नौरादेही सबसे बड़ा है। रातापानी का क्षेत्रफल 907 वर्ग किलोमीटर है। 907 वर्ग किलोमीटर है। राला मंडल 2.45 वर्ग किलोमीटर है। तो सबसे छोटा कौन होगा? राला मंडल अभ्यारण्य, जहां लोमड़ी संरक्षण केंद्र है। और ये कहां पड़ता है? ये इंदौर में पड़ता है। कहां पर है? इंदौर में है राला मंडल। ठीक। और इसका क्षेत्रफल 2.45 वर्ग किलोमीटर का इसका क्षेत्रफल है। ठीक। 1989 में इसकी स्थापना हुई, राला मंडल अभ्यारण्य। और यहां पर लोमड़ी संरक्षण केंद्र स्थापित है। कौन सा? यहां पर लोमड़ी संरक्षण केंद्र स्थापित है। लोमड़ी संरक्षण केंद्र कहां पर स्थापित है? तो याद रखना, राला मंडल में। कब स्थापित हुआ? 2017 में। ठीक। दुर्गावती दमोह से मुख्यतः रिलेट करके देखना है आपको। जैसे नाम चेंज हो गया है, रानी दुर्गा जो आपका नौरादेही है। अगला प्रश्न देखें, अंतिम प्रश्न है और इसके बाद थोड़ी सी हम प्रश्न आपसे शेयर करेंगे ताकि आपका वन क्षेत्र का टॉपिक पूरा कवर हो जाए। देखें, नवंबर 2021 को मध्य प्रदेश वन विभाग ने कितने नए वन्यजीव अभ्यारण्य बनाने का प्रस्ताव रखा? आंसर दें। 5 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, इसका आंसर 11 है। 11 अभ्यारण्य बनाने का प्रस्ताव रखा है कि 11 अभ्यारण्य बनाए जाएंगे और उनसे प्रश्न बन सकते हैं। चलो, वन स्थिति रिपोर्ट
इसके बारे में देखो। पर्यावरण पर्यावरण एवं वन मंत्रालय जारी करता है यह रिपोर्ट। कब से? 1987 1987 से। कब? प्रत्येक 2 वर्ष में। प्रत्येक 2 वर्ष में। कितने वर्ष में? प्रत्येक 2 वर्ष में वन स्थिति रिपोर्ट जारी करता है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। लेकिन इसके आंकड़े कौन एकत्रित करता है? भारतीय या राष्ट्रीय वन प्रबंधन संस्थान, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान देहरादून इसके आंकड़े को एकत्र करता है। आंकड़े कैसे एकत्र किए जाते हैं? उपग्रह रिसोर्ट सेट 2 के द्वारा। ये उपग्रह है, सैटेलाइट है, इसके द्वारा आंकड़े लिए जाते हैं। और एकत्र कौन करता है? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान देहरादून। जारी कौन करता है? पर्यावरण वन एवं मंत्रालय जारी करता है। और कब से जारी हो रही है? 1987 से। कितने वर्ष में? प्रत्येक 2 वर्ष में जारी किया जाता है। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर वन है, इस बात को आपको याद है। नई नीतियां आई हैं, सब नई वन नीति। अब नीति अगर पूछे, वन नीति मध्य प्रदेश में सबसे पहली वन नीति 1952 में आई थी। वो वन स्थिति रिपोर्ट है जिसमें गणना की जाती है वनों की। और 33% वन पर्यावरण के अनुकूल माने जाते हैं, याद रखना है, ठीक। तो 1952 में पहले वन नीति आई और नवीन वन नीति 2005 में आई। और सबसे कम वन मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेंगे उज्जैन में, क्योंकि वहां पर कृषि ज्यादा है। कृषि का क्षेत्रफल ज्यादा होने के कारण वृक्षों की कटाई उज्जैन में आपको देखने को मिलेगी। तो बताएं सबसे ज्यादा वन किस जिले में है? इसका आपको आंसर देना है नई वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार। तो वन स्थिति रिपोर्ट 1987 से प्रत्येक वर्ष जारी होती है। और जारी कौन करता है? पर्यावरण एवं वन मंत्रालय जारी करता है प्रत्येक 2 वर्ष में। और भारतीय वन प्रबंधन संस्थान देहरादून इनके डेटा को एकत्र करता है। लेकिन ये डेटा कैसे लिए जाते हैं? उपग्रह या सैटेलाइट रिसोर्ट सेट 2 के द्वारा इनके डाटा को एकत्र किया जाता है। दोस्तों आप लोग समझे होंगे। यह था आपका 11वां प्रश्न। लगभग मध्य प्रदेश की भूगोल से संबंधित सभी टॉपिक हो गए हैं। अब आप लोग बताएं कौन से टॉपिक मध्य प्रदेश की राजनीति को पढ़ना है, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पढ़ना है, कि मध्य प्रदेश के इतिहास को पढ़ना है, कि मध्य प्रदेश के कल्चर को पढ़ना है। ये कमेंट बॉक्स में आकर आप लोग जरूर बताएं, हम वही पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।